अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ बेज़ुबान थी ज़ुबान पार्ट 2। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उसकी मुतलाशी निगाहों ने पूरे सिटिंग एरिया पर तायराना निगाह डाली। ज़मान उसे जीन्स की नीली पैंट और काली जैकेट में मलबूस एक खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठा दिखाई दिया। मईज़ ने उसके पास जाकर उसे सलाम किया और उससे गले मिला। कैसे हो तुम? मईज़ ने बैठते हुए कहा। ज़मान ने अपने सीने पर हाथ रखकर आंखें बंद करके खोली, जिसका मतलब था कि वो ठीक है। कितना बदल गए हो तुम, लास्ट टाइम तो इतने लंबे चौड़े नहीं थे। मईज़ की बात पर ज़मान ने कंधे उचका दिए। फिर ज़मान ने अपना फ़ोन निकाला और उस पर कुछ टाइप किया और फ़ोन की स्क्रीन मईज़ की जानिब की। तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? बस कुछ रिसर्च करनी है, और अगर मुझे पहुंचाई गई खबर सच्ची हुई तो उन लोगों को एक्सपोज करूंगा, मईज़ ने जवाब दिया। ज़मान ने फिर कुछ टाइप करके स्क्रीन उसके सामने की। पहले तो ये बता कि क्या लेगा, चाय, कॉफ़ी या जूस? यकीनन ज़मान अपना नोटपैड घर पर भूल आया था, इसलिए फ़ोन पर टाइप कर रहा था। चाय, मईज़ ने कहा। मैं जूस लूँगा, ज़मान ने टाइप करके उसे बताया। मईज़ ने वेटर को बुलवाकर ऑर्डर दिया और ज़मान की तरफ मुतवज्जा हुआ। अब बताओ, किस चीज़ की रिसर्च कर रहे हो तुम? ज़मान ने टाइप करके फिर से पूछा। यार, यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है जिसमें। मईज़ उसे पूरी बात बताता गया और ज़मान की आंखें हैरत से फैलती गई। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मईज़ ने उसे पूरी बात बताने के बाद पूछा, और ज़मान ने इस बात में सर हिला दिया। इतने में वेटर उसका ऑर्डर लेकर आया और वो दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। दूसरी तरफ अनिया किधर है? मुसरत बुआ ने लाउंज में सोफे पर बैठी मोमिना से पूछा। अपने कमरे में है। मोमिना ने यहाँ किसी की कमी महसूस की तो मुसरत बुआ से पूछने की बजाय किचन में आ गई। परवीन बाजी, कोई मेहमान आया? उसने प्याज काटती परवीन से पूछा। आया है, लेकिन किसी काम के सिलसिले में बाहर गया है। परवीन ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा, जिस पर उसे वाज़ेह उदासी दिखाई दी। अच्छा, मोमिना ने इसी लहजे में कहा और वापस जाने के लिए मुड़ी, मगर मुसरत बुआ किचन के दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। मुझसे पूछ लेती, मैंने क्या कहना था। नहीं अम्मी, वो तो मैं परवीन बाजी को चाय का कहने आई थी, मोमिना ने बदहवासी के आलम में वजाहत दी। जी जी, अभी बनाती हूँ, आप बाहर जाकर बैठे। परवीन ने भी उसकी बात संभाल ली। इतने में अनिया भी वहाँ चली आई। परवीन बाजी, मुझे एक कप चाय बना दे। परवीन ने प्याज और छुरी वही रखकर पहले चाय का पानी चढ़ा दिया। मोमिना, रात के खाने का बेहतरीन एहतमाम करना है, तुम परवीन की मदद करवा देना। मुसरत बुआ ने मोमिना को हिदायत दी। मैं फ़्रेश हो लूँ, फिर चाय पीकर काम करूँगी। मोमिना वहाँ से चली गई तो मुसरत बुआ अनिया की तरफ मुड़ी। अनिया बेटा, तुम भी उनका हाथ बटा देना। जी बुआ, अनिया ने भी ताबेदारी की। 3 अफराद के इस मकान में डाइनिंग टेबल पर खाना लगा जा चुका था। सब खाना खाने में मसरूफ़ थे। तुम्हारी स्टडी कैसी जा रही है? मईज़ ने अनिया की तरफ देखते हुए सवाल किया। A1, बल्कि कुछ अरसे तक एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, अनिया ने जवाब दिया। मईज़ ने अब तक मोमिना से सलाम के अलावा कोई बात नहीं की थी, और अब भी वो मुसलसल अनिया से ही बात कर रहा था। मोमिना ने ये बात शिद्दत से नोट की। मईज़ के इस रवैये पर उसका मूड काफ़ी ख़राब हो गया था। ये पुडिंग किसने बनाया है? मईज़ ने राइस पुडिंग से भरे बाउल में चम्मच चलाते हुए कहा। आधा मैंने और आधा मानो ने। इस बार भी जवाब अनिया ने ही दिया। वैसे मईज़ भाई, आप इस बार कितने अरसे के लिए आए हैं? लास्ट टाइम सिर्फ 2 दिन रुके थे, अनिया ने पूछा। इस बार पता नहीं कितना टाइम लग जाए, काम पर डिपेंड करता है। जितनी जल्दी काम पूरा होगा उतनी जल्दी मैं चला जाऊंगा। तो आपके शो का क्या बनेगा? अनिया को हैरत हुई। वो वीकेंड शोज करता था, अब एक ही बार शो करूंगा। मईज़ ने राइस पुडिंग का बॉल ख़त्म करके नैपकिन से लब थपथपाए। अनिया, तुमने राइस पुडिंग बहुत अच्छी बनाई है, जाते जाते मईज़ ने कहा। मोमिना को उसके रवैये पर बहुत दुख हुआ। मईज़ ने एक बार भी इससे बात नहीं की थी और ना ही उसकी तरफ देखा था, बल्कि उसने तो पुडिंग की तारीफ भी अनिया से की थी, जबकि पुडिंग में उसकी भी मेहनत शामिल थी। ज़मान अपने बेड पर लेटा सोने की कोशिश कर रहा था जब उसके फ़ोन पर मैसेज टोन बजी। उसने उठकर देखा तो समीर का मैसेज था। किधर था आज तू? ज़मान ने रिप्लाई टाइप किया। कुछ काम थे जो आज मुकम्मल करने थे और गैराज से गाड़ी पिक करनी थी। उसने मईज़ से मुलाकात वाली बात गोल कर दी। अच्छा, आज फिर फ़र्श ने काली बिल्ली की तरह हमारा रास्ता काटा और वो तेरा पूछ रहा था। समीर का अगला मैसेज आया। उसे दफ़ा कर तू। मुझे ये बता कि कहीं आज यूनिवर्सिटी में डेटशीट तो नहीं लगी? ज़मान ने मैसेज टाइप करके सेंड किया। नहीं लगी आज तो, समीर का फ़ौरन जवाब आया।
ओके फिर गुड नाइट। जमान ने उसे मैसेज सेंड किया और फ़ोन साइड पर डाल दिया। ये लो नोट्स और कॉपी कर ये लो नोट्स और कॉपी करके इसी हालत में वापस करो। वो यूनिक के कैफेटेरिया में बैठा जूस पी रहा था जब समीर ने अपने नोट्स उसके सामने लाकर रख दिए। कल छुट्टी करने के बाद जमान ने उससे कल होने वाले तमाम लेक्चर्स के नोट्स मांगे थे। जमान ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपने सामने पड़े नोटपैड पर कुछ लिखकर समीर को दिया। कल सुबह ले लेना, कॉपी करने में टाइम लगता है। तो तुम फ़ोटो कॉपी करवा लो। समीर को अपने नोट्स बहुत अजीज़ थे। खुद कॉपी करूँगा तो लेक्चर की समझ भी आएगी, जमान ने लिखकर समीर को कहा। यारो ये देखो डेट शीट लग चुकी है, परसों से एग्ज़ाम्स स्टार्ट है। आरिफ ने वहाँ आते ही अपने मोबाइल की स्क्रीन इन दोनों के सामने की, जिस पर डेट शीट की नोट्स बोर्ड से ली गई तस्वीर साफ दिख रही थी। चलो बेटा फिर कमर कस लो एग्ज़ाम्स के लिए, समीर ने आरिफ के कंधे पर थपकी देते हुए कहा। 3 अफराद के इस घर में रात के 1 बजे मईज़ के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, मईज़ जो कि वर्किंग टेबल के सामने बैठा कुछ तस्वीरें देख रहा था, दस्तक की आवाज़ पर मुड़कर बोला। अनिया दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में दूध का ग्लास था। थैंक यू अनिया, मैंने तुम्हें इतनी रात में डिस्टर्ब किया, इसलिए सॉरी। नो प्रॉब्लम भाई, वो दूध का ग्लास उसे पकड़ाते हुए बोली। वैसे मैंने पहला ऐसा इंसान देखा है जो रात देर तक जाग कर काम करने के लिए चाय या कॉफ़ी के बजाय दूध पीता है। चाय में सिर्फ दिन में 1 बार पीता हूँ और कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीता। यू नो, मैंने डेली कैमरा फेस करना होता है तो इसलिए ख्याल रखना पड़ता है डाइट का। मईज़ ने अपने सामने पड़ी एक फ़ाइल से मज़ीद 2 तस्वीरें निकालते हुए कहा। ओके फिर आप काम करें, मैं चलती हूँ। ये कहकर अनिया जाने लगी, मगर जाने से पहले उसकी नज़र उनमें से एक तस्वीर पर पड़ी। ये तो हमारी यूनिवर्सिटी की तस्वीर है, अनिया ने तस्वीर को गौर से देखते हुए कहा। तुम यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में पढ़ती हो? मईज़ ने उससे सवाल किया। हाँ, मगर क्या आप इस पर काम कर रहे हैं? अनिया अभी तक हैरान थी। हाँ, और अब तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी, मईज़ ने अनिया की तरफ देखते हुए कहा। कैसी मदद? वो दरअसल बात यह है कि मईज़ उसे सारी बातें बता रहा था जबकि बाहर 3 अफराद के इस घर पर लम्हा ब लम्हा तारीकी होती जा रही थी। अगला दिन पूरे शहर पर भीगा भीगा तुलू हुआ था। सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही थी। इस हल्की हल्की बारिश के साथ तेज़ हवा ने मौसम की खनकी में इजाफा कर दिया था। मुसलसल बारिश से हर चीज़ धुल गई थी। दरख्त, सब्ज़े, पौधे सब निखर गए थे। ऐसे में यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का दर्जा हरारत कदर ज़्यादा था। एग्ज़ाम्स फीवर हर स्टूडेंट को चढ़ चुका था। कोई बैठा अपने नोट्स मुकम्मल कर रहा था तो कोई अपने दोस्तों से अपनी किताबें वापस मांग रहा था। कुछ स्टूडेंट्स टॉपिक समझने की गर्ज से मुतालिका प्रोफेसर्स के पास गए हुए थे तो कुछ नई किताबें खरीद रहे थे। अलबत्ता वो लड़के लड़कियां जो सिर्फ शुगल की गर्ज से यहाँ आते थे ना के पढ़ने, वो अभी भी खुशगप्पियों में मसरूफ़ थे। काशिफा, मोमिना और मरियम कैफेटेरिया में एक टेबल के गिर्द बैठी समोसे खा रही थी और साथ में कुछ डिस्कस भी कर रही थी जब जमान उनके पास आया। कैसे हो जमान? काशिफा ने मुस्कुराकर पूछा। जमान ने इशारे से उसकी बात का जवाब दिया। आओ हमें ज्वाइन करो, मोमिना ने इखलाकी फ़र्ज़ निभाते हुए कहा तो जमान ने मुस्कुराकर इशारे से माजरत कर ली। फिर अपनी जेब से नोटपैड निकालकर उस पर कुछ लिखकर उन तीनों के सामने किया। सॉरी गर्ल्स, मैं समोसे नहीं खाता। क्या तुम में से कोई मुझे बता सकता है कि अनिया कहाँ है? मुझे उससे एक बुक लेनी है। हाँ, वो लाइब्रेरी में है, वो और एग्ज़ाम्स के दौरान ज़्यादातर वो वहीं मिलेगी, काशिफा ने उसे अनिया के बारे में बताया। थैंक यू, जमान ने नोटपैड पर लिखकर उन्हें दिखाया और वहाँ से चल दिया। अगर मैं लाइब्रेरी में ही उसे ढूंढ लेता तो इधर ना आना पड़ता। इतना ढूंढ कर भी वो लाइब्रेरी में ही मिली। जमान लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए सोच रहा था कहीं वहाँ से चली न गई हो। ये सोचकर उसने अपने कदम तेज़ कर दिए। लाइब्रेरी की शान से खड़ी इस बिल्डिंग की वो 4 चौड़ी सीढ़ियाँ आज वीरान थी। वहाँ कोई नहीं बैठा था। अलबत्ता बिल्डिंग के आसपास मौजूद सरसब्ज और निखरे दरख्तों पर आज परिंदों का शोर था। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ उसे वो एक साइड पर एक किताब में गर्क नजर आई। वो फ़ौरन उसकी जानिब आया। उसके पास आकर जमान ने उंगली से टेबल बजाई तो मुतवज्जा हुई। आओ बैठो, तुम कब आए? वो संजीदगी से गोया हुई। जमान उसके साथ वाली कुर्सी खींचकर बैठा और नोटपैड पर लिखकर अपनी बात उस तक पहुंचाई। लाइब्रेरियन ने कहा कि बुक तुम्हारे पास है, तुमसे पता कर लूँ। अनिया ने उसके अल्फाज पढ़े और सर उठाकर उसे देखा।
हाँ, वो बुक मेरे पास है, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत है। ज़मान ने नोटपैड पर चंद अल्फाज घसीटे और फिर नोटपैड उसकी तरफ दिखाया। मैं टॉपिक्स रिस्पेक्टिव की तस्वीर ले लेता हूँ यहीं बैठकर, और घर जाकर देख लूँगा। ओके, ये लो। अनिया ने उसे बुक थमाते हुए कहा। ज़मान ने अपना फ़ोन निकाला और बुक खोलकर पिक्स लेने लगा। कुछ देर बाद अनिया की गुस्सा भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अगर इसके किरदार के मुतालिक कोई ना जानता होता तो सब लड़कियां उसकी अच्छी शक्ल पर मर जाती। ज़मान, जो पूरी तरह अपने काम में मुनहमिक था, उसने अनिया की आवाज़ पर सर उठाकर देखा तो वो खिड़की के शीशे से बाहर देख रही थी। ज़मान ने भी उस जानिब देखा जहाँ अनिया की निगाहें मुर्तकिज़ थी। लाइब्रेरी के बाहर की जानिब फ़र्क अपने दोस्तों के साथ खड़ा किसी जूनियर लड़के को तंग कर रहा था। अचानक ज़मान की नज़र फिसलती हुई अनिया के बालों पर पड़ी, जो आज पोनी की कैद से आज़ाद थे और उसके शानों पर बिखरे हुए थे। वो पूरी बाएं तरफ खिड़की की जानिब मुड़ी हुई थी और उसका सिर्फ दाया पहलू ज़मान को दिखाई दे रहा था। ज़मान ने सर झटका और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। अगले दिन पहला पेपर था। अभी पेपर स्टार्ट हुए आधा घंटा ही गुजरा था कि वो रूम से बाहर आता दिखाई दिया। अरे, तू तो पहले से बाहर आ गया। फ़र्क ने अमजद के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। कुछ आता तो था नहीं, बैठकर क्या करता, अमजद ने मुंह बनाकर कहा। चल फिर आज कुछ करते हैं, फ़र्क ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। क्या? तू चल तो सही, अभी बताता हूँ। फ़र्क के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। कुछ देर बाद वो दोनों कैफेटेरिया में बैठे कह मार रहे थे। बड़ा ज़बरदस्त प्लान है यार, अमजद ने उसकी बात सुनकर दाद दी। तो चलो काम शुरू करते हैं। फिर कुछ देर बाद वो दोनों एडमिन ऑफिस में मौजूद थे। अरे कय्यूम साहब, आप तो हमारे बड़े हैं, फ़र्क की आवाज़ एडमिन ऑफिस में सुनी जा सकती थी। तुम इस बात को छोड़ो, ये बताओ शब्बीर साहब कैसे हैं? काफ़ी दिन हो गए उनसे मुलाकात हुए। कय्यूम साहब भी मुकम्मल तौर पर उनसे बातों में मुनहमिक थे। तकरीबन पौने घंटे बाद कय्यूम साहब को किसी का बुलावा आया। यार तुम दोनों बैठो, मैं 5 मिनट में आया। वो कहकर निकल गए तो फ़र्क जल्दी से उठा। कहाँ रखी होगी उसने चाबियाँ? अमजद ने फ़र्क की मदद कराते हुए कहा। अंधे, उसके दराज में चेक कर। ये मिल गई चाबियाँ। अमजद ने दराज से चाबियों का मोटा सा गुच्छा निकाला। अब इसमें से उस एक चाबी को कैसे ढूंढें? अमजद फिक्रमंदी से गोया हुआ। फ़र्क ने अमजद से चाबियों का गुच्छा पकड़ा। कुछ देर इन चाबियों को पकड़कर देखता रहा। जिस पर पी लिखा था उसे अलग कर दी और अपनी जेब से एक चाबी निकाल ली। उस पर सामने पेंसिल बॉक्स से निकाल कर पी लिखकर वो चाबी गुच्छे में डाल दी। चल अब निकल यहाँ से। अमजद ने चाबियों का गुच्छा वापस दराज में रखा और फ़र्क के हमरा बाहर निकल आया। अब किसी माहिर चाबी साज से कहकर बनवाओ, फ़र्क ने अमजद को हिदायत दी। शाम का अंधेरा चारों तरफ फैला था। यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऐसे मंजर में चमक रही थी। इवनिंग क्लासेस भी ख़त्म होने ही वाली थी। ऐसे में यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर एक काली कार खड़ी थी, जिसका ड्राइविंग सीट का शीशा आधा नीचे था। गाड़ी की फ्रंट सीट पर फ़र्क बैठा सिगरेट पी रहा था और इसकी नज़रें यूनिवर्सिटी की इस शान से खड़ी लाइब्रेरी पर थी। लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी के आखिर में वाक़ थी। बैक गेट अक्सर बुक्स की शिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल होता था। कुछ देर बाद अमजद कार का फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल कर बैठा। हो गया काम, अमजद ने अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए कहा। उसके एक हाथ में वो नकली चाबी थी जो उन्होंने एडमिन ऑफिस में रखी थी और उसके दूसरे हाथ में असली चाबी की डुप्लीकेट थी। फ़र्क ने उसके दाएं हाथ से असली चाबी की डुप्लीकेट चाबी छीन ली। अब क्या करना है? अमजद ने नकली चाबी फेंकते हुए कहा। परसों का इंतज़ार। फ़र्क की नज़रें हुनूस चाबी पर थी। लेकिन अभी तो, फ़र्क ने अमजद की बात काटी, अभी हम कुछ नहीं कर रहे। कल संडे है, कल भी हम कुछ नहीं करेंगे। जो करना है परसों करेंगे। परसों कोई पेपर भी नहीं है और ज़्यादा लोग भी यूनि में नहीं होंगे। परसों रात 11 बजे, डन। ये कहकर फ़र्क ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। लेकिन यार, इतनी रात में? अगर अमजद के लहजे में वाज़ह घबराहट थी। इतनी रात गए वहाँ कोई नहीं होता, तू डर मत, फ़र्क ने उसे हौसला दिया। नाउ वी ऑल आर गोना रॉक। हाँ ये तो है। अमजद ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। 3 अफराद के इस घर पर इतवार की सुबह बहुत खुशगवार तुलू हुई थी। आसमान बादलों से भरा हुआ था और तेज़ ठंडी हवाएं मौसम को जीनत बख्श रही थी। नाश्ता किया जा चुका था। मुसरत बुआ को किसी खास ऑर्डर के सिलसिले में आज बुटीक जाना पड़ा था। अनिया आज अपने रूम की सफाई में मसरूफ़ थी। उसने कर्टन पर्दे का
हुक उतारा और कर्टन को लपेट कर उस गठरी पर फेंका जिसमें वो पहले ही बेडशीट, अपने धोने वाले कपड़े और अपने सोफ़ा चेयर का कवर परवीन से धुलवाने के लिए डाल चुकी थी। दोपहर के करीब अनिया फारिग होकर, नहा धोकर, साफ कपड़े पहनकर नीचे लाउंज में आई तो वहाँ सिर्फ मईज़ बैठा था। वो लैपटॉप अपनी गोद में रखे, टांगों की कैंची बनाए मेज़ पर रखे अपने किसी काम में मसरूफ था। मैं बहुत बोर हो रही हूँ भाई, क्या करूँ? अनिया ने मईज़ को बुलाकर कहा। कोई काम कर लो जो पेंडिंग पड़ा हुआ हो, मईज़ ने मशवरा दिया। सब कर चुकी हूँ, पूरे रूम की सफाई भी कर चुकी हूँ और रूम दोबारा से सेट भी कर लिया है। अनिया ने उसे आज सारे दिन की रवादात सुना दी। मुसरत बुआ और मानो किधर है? मुमानी बुटीक पर है, उनका कोई स्पेशल ऑर्डर था और मानो मैडम सुबह से अपने रूम में है, मईज़ ने उसे बताया। मैं क्या करूँ अब? मैं बहुत बोर हो रही हूँ, अनिया ने एक बार फिर से अपना मसला बताया। शाम को कहीं डिनर करने चलेंगे, तुम और मैं, लेकिन अभी मुझे काम करने दो, ओके? मईज़ ने मसरूफियत भरी आवाज़ में कहा। ओके, हम तीनों चलेंगे, अनिया ये कहकर वहाँ से उठ गई। शाम का नीलको साया चारों तरफ फैल रहा था। आज बारिश तो नहीं हुई थी, मगर सुबह से ही मौसम काफ़ी खुशगवार था और ठंडी हवाएं चल रही थी। शाम होते ही मौसम की हल्की में इजाफा हो चुका था। ऐसे में ज़मान के कमरे में झांको तो वो वर्किंग टेबल पर कुछ बुक्स फैलाए पढ़ने में मगन था। कुछ देर बाद ज़मान के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और इकरा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। ज़मान, एक काम है तुमसे, वो उसकी कुर्सी के पीछे आ खड़ी हुई। ज़मान ने इशारे से काम पूछा। अब तक वो भी पीछे इकरा की जानिब मुड़ चुका था। बेटा, वो मायदा की किसी फ्रेंड की कल सालगिरह है, उसने कल गिफ्ट अपने साथ स्कूल लेकर जाना है, उसे याद अब आया है, तो तुम उसे गिफ्ट दिला लाओ। ज़मान ने एक नज़र इकरा को देखा और फिर अपना सर पकड़कर अपने सामने पड़ी किताबों की तरफ इशारा किया। मुझे पता है कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, लेकिन तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम कल भी घर पर ही हो। कल तैयारी कर लेना, वो उसे कह रही थी। मैं सारे दिन की थकी हुई हूँ, वरना उसे खुद ले जाती। और तुम भी तो कब से पढ़ रहे हो, तुम भी बाहर जाकर थोड़ा सा फ्रेश होकर आ जाओ। इकरा की पूरी बात सुनकर ज़मान ने बुक्स बंद की और सामने पड़े नोटपैड पर अपनी बात लिखकर इकरा तक पहुंचाई। ओके मॉम, मैं उसे ले जाता हूँ, बस रेडी होकर नीचे आता हूँ। दूसरी तरफ, मानो उठो और हमारे साथ चलो। मैं तुम्हें दोपहर में भी बताकर गई थी कि शाम को डिनर बाहर करेंगे और तुम हो के ढीठ बनकर पड़ी हो। अनिया और मईज़ मोमिना को अपने साथ डिनर पर साथ ले जाने आए थे, मगर वो सर मुंह लपेटे हुए थी। अनिया उसके सिरहाने खड़ी हुई थी, जबकि मईज़ दरवाजे में खड़ा, जेबों में हाथ डाले, सारी सूरत हाल नोट कर रहा था। आप लोगों ने जाना है तो जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे कहीं नहीं जाना। मोमिना की आवाज़ कंबल के अंदर से आई। वही तो, तुम उठोगी, ताज़ा हवा खाओगी तो बेहतर महसूस करोगी, अनिया ने उसकी कंबल पर हाथ मारते हुए कहा। मैंने कहा मुझे नहीं जाना, अब आप लोग दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इस बार मोमिना की रंधी हुई आवाज़ आई। मानो, आर यू ओके? अनिया ने उसका कंबल हटाना चाहा। रहने दो अनिया, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मईज़ की गहरी नज़रें कंबल के अंदर मौजूद वजूद पर थी। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, ये कहकर मईज़ वहाँ से बाहर चला गया। अनिया भी एक नज़र कंबल के अंदर रोती मोमिना पर डालकर बाहर आ गई, जबकि मोमिना के आंसुओं में रवानी आ गई। वो दोनों रेस्टोरेंट से खाना खाकर बाहर निकले। मुझे आइसक्रीम भी खानी है, अनिया ने मईज़ से फरमाइश की। ओके, थोड़ा आगे चलकर एक शॉपिंग मॉल है, उसके फूड कोर्ट में एक आइसक्रीम पार्लर है, वहाँ की पिस्ता फ्लेवर आइसक्रीम विद पिस्ता चिंग्स बहुत टेस्टी होती है, इधर चलते हैं, मईज़ ने उसे सड़क के उस तरफ करते हुए कहा। और गाड़ी? अनिया ने पीछे मुड़कर गाड़ियों की पार्किंग की जानिब देखा। आगे एक पार्क है, वहाँ थोड़ी सी वॉक करके हम वापस आ जाएंगे, मईज़ ने जवाब दिया। आपको यहाँ का पूरा नक्शा मालूम है, अमेजिंग, अनिया लिफ्ट में खड़ी होकर उससे बोली। एक्चुअली मैं कभी कभार शायद यहाँ आता रहता हूँ, चलो वहाँ चलकर बैठते हैं। लिफ्ट से निकलकर मईज़ ने हाथ लंबा करके उसे जगह बताई। बिल प्लीज़। मायदा ने गिफ्ट पैक कराने के बाद बिल मांगा तो सेल्स बॉय ने उसे बिल थमा दिया। 3900। ज़मान ने बिल पढ़कर जेब से वॉलेट निकाला और वॉलेट से पैसे निकालकर सेल्स बॉय को थमाए और रसीद पकड़ी। चलो भाई, अब कुछ खाते हैं, जैसे आइसक्रीम, सुना है यहाँ की आइसक्रीम बहुत टेस्टी है। ज़मान ने अपना फ़ोन निकाला और उस पर कुछ टाइप करके मायदा को फ़ोन थमा दिया। पहले शॉपिंग में इतनी ख्वारी के बाद तुमने एक वॉच पसंद की, साथ में चॉकलेट्स, और अब आइसक्रीम भी।
मायदा ने उससे फ़ोन वापस करते हुए बुरा सा मुंह बनाया। चले आइसक्रीम मेरी तरफ से, और अब चुप कर जाए। एक वॉच खरीदने से आपकी दौलत ख़त्म तो नहीं हो गई। इसकी बात पर ज़मान ने कंधे उचका दिए, जैसे कह रहा हो मैं तो चुप ही हूँ। फिर ज़मान ने एक जगह इशारा करके वहाँ बैठने को कहा और वो दोनों उस तरफ आ गए। लेकिन वहाँ पहले से ही मौजूद दो नफूस को देखकर वो खुशगवार सी हैरत का शिकार हो गया। मईज़ ने भी मुड़कर उसे देखा तो उससे बगलगीर हो गया। तुम यहाँ कैसे? मईज़ ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। ज़मान ने अपने हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग उसे ऊपर करके दिखाए। ओहो, शॉपिंग, ग्रेट। और ये छोटी सी बच्ची कौन है? मईज़ ने ज़मान के साथ मौजूद मासूम और छोटी सी बच्ची के मुतालिक पूछा। मैं इनकी सबसे छोटी बहन हूँ, मायदा यूसुफ, और आप किसी टीवी शो के एंकर हैं, है ना? मायदा ने जवाब दिया। मईज़ ने इस बात में सर हिला दिया, जबकि आखिरी नफूस अनिया अभी तक हैरान थी। आखिर उसने ज़मान से पूछ ही लिया, तुम मईज़ भाई को कैसे जानते हो? और दूसरी जानिब ज़मान उसे अजीब सी नज़रों से देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो ये तुम्हारा भाई है? अनिया संभल कर बोली, ये मोमिना के फुप्पू के बेटे हैं, अपने किसी रिसर्च वर्क के लिए यहाँ आए हैं। फिर उसने मईज़ को पुकारा, मईज़ भाई आप ज़मान को कैसे जानते हैं? इतने में वेटर्स आइसक्रीम सर्व करके जा चुका था। ऑर्डर तो वो कब का कर चुके थे। 2 साल पहले ये लाहौर आया था, रात का वक्त था। इसे टैक्सी चाहिए थी अर्जेंटली इस्लामाबाद जाने के लिए, तो मैं इसे खुद इस्लामाबाद छोड़कर आया, और ऐसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तुमने भी तो नहीं बताया कि तुम दोनों क्लास फेलोज़ हैं। ज़्यादा कुछ ख़ास फेलोज़ नहीं, बस हाय हेलो या नोट्स का तबादला। अनिया ने आइसक्रीम का बाउल ख़त्म करके परे खसका दिया। आई हैव डन, अनिया ने कहा। मी टू, मईज़ ने कहा और उठ खड़ा हुआ। अब इजाज़त दो यार, काफ़ी लेट हो रहे हैं। एंड नाइस टू मीट यू। इट्स ओके, आप जाए, खुदा हाफिज़। ज़मान की बजाय मायदा ने कहा तो ज़मान उठकर मईज़ से मिला। अनिया भी आगे बढ़कर मायदा से मिली और मईज़ के हमराह बाहर आ गई। उनके जाने के 3 मिनट बाद ज़मान को एक मैसेज मौसूल हुआ। अब जबकि तुम दोनों यूनी फेलोज़ हो तो तुम दोनों मेरी मदद करोगे, राइट? मईज़ का मैसेज पढ़कर ज़मान ने जवाब लिखकर सेंड कर दिया, राइट। जल्दी ख़त्म करो, घर भी जाना है, ज़मान ने टाइप करके मायदा को कहा। ओके, बस 5 मिनट और फिर चलते हैं। अब दूसरी तरफ, तुम गई क्यों नहीं उनके साथ? वो पानी पीने की गर्ज से कमरे से बाहर आई तो इसकी लाल मतरूम आंखें और दहकती हुई खड़ी नाक देखकर मुसर्रत बुआ ने पूछ लिया। बस अम्मी, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो मुसर्रत बुआ की नज़रें उसकी भीगी भीगी पलकों पर जमी थी। तुम रोई हो? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मुसर्रत बुआ ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने पास बिठाया। मईज़ ने कुछ कहा है? उसने नफ़ी में सर हिला दिया। फिर क्या मसला है मानो? क्यों सारा दिन कमरे में बंद रहती हो, और अगर बाहर निकलती हो तो चुप चुप? मोमिना की आंसुओं में रवानी आ गई। आपने उनका रवैया देखा है मेरे साथ? बात करना तो दूर की बात, मुझे इग्नोर करते हैं। मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ से उठकर चले जाते हैं। वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। मुसर्रत बुआ ने उसके आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। बेटा, वो अभी अपने काम में मसरूफ़ है, जब फारिग होगा तो नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारे साथ। मुसर्रत बुआ उसे दिलासा दे रही थी। फिलहाल तुम उठो, जाकर मुँह हाथ धो और आकर खाना खाओ, ओके? मोमिना वहाँ से उठ खड़ी हुई। दैट्स माई गर्ल, मानो। अब दूसरी तरफ पार्क में वो दोनों इकट्ठे चल रहे थे। तेज़ हवा से अनिया के बाल और दुपट्टा फड़फड़ा रहे थे। यहाँ कितना सुकून है। मईज़ ने रुककर आंखें बंद करके उस सुकून को अपने अंदर उतारना चाहा। चलो इस बेंच पर बैठते हैं। मईज़ के कहने की कुछ देर बाद दोनों उस संगी बेंच पर विराजमान थे। वहाँ बैठकर मईज़ ने अपनी जैकेट की पॉकेट से 2 छोटे छोटे डब्बे निकाले और अनिया के सामने किए। अनिया हैरत से मईज़ को देखने लगी। मईज़ ने पहले डब्बे का कवर हटाया तो उसमें खूबसूरत सी नाजुक चेन थी। ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लाया था, मईज़ ने उसे वो डब्बा पकड़ाते हुए कहा। फिर उसने दूसरा डब्बा अनिया को थमाते हुए कहा, ये तुम्हारी मानो बिल्ली के लिए लाया था, मगर शायद वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, तो ये उसे तुम ही दे देना। अनिया ने अपना डिब्बा बंद करके एक तरफ रखा और दूसरा डिब्बा उसे वापस करते हुए बोली, नहीं भाई, ये आप उसे खुद देना। वो आपके इस एटीट्यूड की वजह से ही परेशान है। जब से आप दोनों की सलाह हो जाएगी तो आप उसे ये खुद दे देना। लेकिन मैंने उसे क्या कहा है? मईज़ भी मोमिना के रवैये से परेशान था। वो खुद ही ऐसा समझ बैठी है, उसको लगता है कि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। अनिया ने उसे मोमिना का मसला बताया। यार अनिया, मैं सिर्फ अपने काम में मसरूफ़ हूँ। अब जब फारिग था तो बाहर डिनर करने निकल आया। हमने तो उसे भी ऑफ़र की थी, वो खुद ही नहीं आई। मईज़ ने उसे वजाहत दी। और हाँ, एक और बात,
जब तुम और जमान एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो अब तुम दोनों ही मेरी मदद करोगे। वैसे तो मेरा परसों पेपर है, लेकिन मैं तैयारी यूनी में ही करूँगी। घर में मुझसे तैयारी नहीं होगी। अनिया ने बात बदली। चलो अब वापस चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। मईज ने वो डब्बा वापस अपनी जेब में रखते हुए कहा। अनिया भी उसके साथ ही खड़ी हो गई और वो दोनों वहाँ से चल दिए। अनिया रात को देर से सोई तो सुबह देर तक सोती रही। दिन के 11 बजे जब सूरज पूरा चमक रहा था, मोमिना उसके कमरे में आई। उठ जाओ अनिया, काफ़ी लेट हो गया है, सूरज सर पर चढ़ आया है। मोमिना उसके कमरे की खिड़कियों से सियाह पर्दे हटाते हुए बोली। अनिया अपने नर्म मुलायम बिस्तर में जरा सा कसमसाई। आकर नाश्ता कर लो। मोमिना उसके सामने आकर बैठ गई। और तुमने कहा था कि आज तुम यूनी जाओगी, क्या नहीं जाना? मोमिना के सवालों की बौछार पर वो उठ बैठी। जाना है यार, लेकिन लंच करने के बाद जाऊंगी, वो नींद से भरी आंखें मसलते हुए बोली। बाकी सब उठ गए? अनिया ने बालों का जोड़ा बनाते हुए कहा। उठ भी गए और नाश्ता करके चले भी गए, मोमिना ने उसे बताया। कहाँ चले गए? अनिया चौंकी। अरे अम्मी बुटीक चली गई और मईस किसी से मिलने। मैं तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही थी कि मिलकर नाश्ता करेंगे, और अब खुद ही उठाने चली आई। मोमिना उठकर जाने लगी तो अनिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी मईस भाई से कोई बात हुई? अनिया ने नपे तुले लहजे में पूछा। वो कब मुझसे बात करते हैं? उसने उल्टा अनिया से सवाल किया। उसके लहजे में तल्खी के साथ साथ अफसोस भी था। नहीं मानो, तुम मस्बत सोचो, हो सकता है जैसा तुम सोच रही हो वैसा ना हो, अनिया ने उसे समझाया। वैसा नहीं तो कैसा है? वो मुझे इग्नोर ही तो कर रहे हैं, सुबह भी मेरे आते ही चले गए। नहीं मानो, तुम गलत सोच रही हो। मैंने या बुआ ने तो ऐसा कुछ फील नहीं किया कि वो तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, और तुमने भी तो खुद से उनसे बात करने की कोशिश नहीं की। अनिया धीमे लहजे में उससे मुखातिब थी। मैं नाश्ते पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मोमिना जाने के लिए मुड़ी, मगर उसका हाथ अनिया की गिरफ्त में था। ऐसे नहीं चलेगा, तुम भी तो भाग रही हो मईस भाई से, पहले मुझसे वादा करो मानो, वो कतई लहजे में बोली कि तुम उससे बात करने की कोशिश करोगी। ओके, मैं वादा करती हूँ, मोमिना ने अपना हाथ छुड़ाते हुए दुख भरे लहजे में कहा, और बाहर चली गई। कुछ देर बाद 4 अफराद के इस घर में मौजूद 2 नफूस नाश्ता कर चुके थे और परवीन लंच के लिए तैयारी कर रही थी। लंच से कुछ देर कबल मईस घर आया तो अनिया और मोमिना सर जोड़े बैठी कुछ डिस्कस कर रही थी। इसे देखकर चुप हो गई। मुझे जाने कैसे भूल गया? मोमिना मध्यम आवाज़ में बोली। मुझे तो याद था ना, अनिया ने कहा। अब मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए, मोमिना ने कहा। लेकिन इस शख्स से कैमरा कैसे लेंगे? मोमिना ने टेढ़ी नज़रों से मईस को देखा जो किचन में जा रहा था। इसमें कौन सी मुश्किल बात है, मैं मईस भाई से कैमरा मांग लूँगी, अनिया ने उसकी मुश्किल आसान करते हुए कहा। और कुछ देर बाद खाने की मेज़ पर उसने मईस को बुलाया। हाँ बोलो, मईस ने अनिया की जानिब देखा। वो भाई, आई नीड योर कैमरा, मेरी फ्रेंड की बर्थडे है तो इसलिए चाहिए, अनिया ने पुरएतमाद लहजे में अपनी बात मईस तक पहुंचाई, जबकि उसके सामने बैठी मोमिना अनिया को आंखें छोटी करके देख रही थी। ले लेना, नो प्रॉब्लम, मईस ने फराग दिली से कहा। एक और काम भी है आपसे, अगर आप फ्री है तो, अनिया ने इस बार हिचकिचाते हुए कहा। वो क्या? इस बार मईस के साथ साथ मोमिना भी उसकी हिचकिचाहट पर चौंकी। मैं तो भाई लेट नाइट यूनिस से लौटूंगी जब लाइब्रेरी बंद होगी, मगर मोमिना ने घर वापस आना है और बुआ जी भी बुटीक में मसरूफ़ है, वरना मैं इन्हें कह देती। मईस इसकी बात का मतलब समझ चुका था। तो आप प्लीज़ 1 घंटा तक मानो को यूनी से पिक कर लीजिएगा, अनिया ने अपनी बात मुकम्मल की। ठीक है, मैं कर लूँगा, मईस ने अनिया से कहा और एक नज़र मोमिना को देखा जो अपनी प्लेट पर मुकम्मल तौर पर झुकी हुई थी। मोमिना को गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती थी और ना ही उसने सीखी थी, मगर अनिया को गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। उसके शौक को देखते हुए जब मुसरत बुआ ने अनिया का एडमिशन ड्राइविंग एकेडमी में करवाया तो मोमिना को भी यही ऑफ़र दी, जिसे मोमिना ने बहुत सहूलत से रद्द कर दिया। यही वजह थी कि मोमिना हमेशा अनिया की कार में उसके साथ सफ़र करती थी, या बुआ के साथ। बुआ ने उस काम के लिए कोई ड्राइवर भी नहीं रखा था। अब मोमिना इस लम्हे को कोस रही थी जिस लम्हे उसने ड्राइविंग सीखने से इनकार कर दिया था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर काशिफा, हैप्पी बर्थडे टू यू। यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में शाम के 5 बजे तालियों, खुशियों, मुस्कुराहटों और बर्थडे गीत के दौरान काशिफा ने केक काटा। ये लो तुम्हारा गिफ्ट, मानो तो बिल्कुल भूल गई थी इसलिए गिफ्ट नहीं ला सकी, सो ये हम दोनों की तरफ से। अनिया ने काशिफा को गोल्डन रैपर में लिपटा हुआ एक गिफ्ट उसके हवाले किया।
थैंक यू यार, काशिफा उसके गले लग गई। जस्ट बी हैप्पी एंड लिव लॉन्ग, अनिया ने उससे अलग होते हुए कहा। इस छोटी सी बर्थडे पार्टी को मोमिना मईज़ के कैमरे में कवर कर रही थी और अब मोमिना और मरियम चंद कदम दूर खड़े सेल्फीज ले रही थी। चंद लम्हों बाद वो दोनों इन दोनों के पास आई। चलो सब एक ग्रुप सेल्फी लेते हैं, मरियम ने अपने हाथ में पकड़ा अपना फ़ोन ऊपर करते हुए कहा। तस्वीरें लेने के बाद काशिफा मरियम की जानिब मुड़ी। ज़रा तुम मेरा गिफ्ट निकालो, काशिफा ने मरियम से कहा। दे देती हूँ, इतनी बेसब्री क्यों हो रही है? मरियम भी उसे मुकम्मल सताने के मूड में थी। अभी काशिफा अपने गिफ्ट का मुतालबा मरियम से कर ही रही थी कि अनिया का फ़ोन बज उठा। हेलो, अनिया ने कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगाया। ओके भाई। कुछ देर बाद मईज़ की बात सुनकर अनिया ने फ़ोन बंद किया और मोमिना की जानिब चली आई। मानो तुम्हें मईज़ भाई लेने आ चुके हैं, उनके साथ वापस चली जाओ और जो मैंने कहा था वो याद रखना। उसके जवाब में मोमिना ने मुंह बनाकर कहा, याद है सब। काशिफा और मरियम से मिलकर वो बाहर आ गई। ओह, ये कैमरा तो मेरे पास ही रह गया, भला मानो को ही दे देती हूँ, वो घर ले जाती। अब सारा दिन संभालना पड़ेगा। अनिया ने मोमिना के जाने के बाद अपने हाथ में मौजूद मईज़ के कैमरे पर नज़र पड़ने के बाद सोचा। मोमिना की गाड़ी में बैठते ही मईज़ ने कार आगे बढ़ा दी। कैसी हो तुम? इन चंद दिनों में सलाम के अलावा ये पहली बात थी जो मईज़ ने मोमिना से की थी। ठीक हूँ, मोमिना ने संजीदगी से जवाब दिया। गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई। कुछ आगे जाकर मईज़ ने एक जगह गाड़ी रोक दी तो मोमिना ने हैरत से उसकी जानिब देखा। वो दरअसल मुझे तुमसे एक बात करनी है, मईज़ ने उसकी हैरान तासुरात देखकर वजाहत की। अचानक से मोमिना के हैरान तासुरात की जगह गुस्से ने ले ली, मगर वो खामोश रही। मैं चाह रहा था कि अकेले में तुमसे बात करूं, और मईज़ ने कहना शुरू किया, मगर मोमिना ने कतई लहजे में उसकी बात काट दी। बट आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। अब हैरान होने की बारी मईज़ की थी। तुम एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं जस्ट तुम्हें क्लियर करना चाहता हूँ कि मोमिना ने इस बार चीख कर उसकी बात काटी। मईज़ अकबर, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर थोड़ा खुद पर काबू पाकर बोली, बस मुझे घर ड्रॉप कर दे। मोमिना के अल्फाज सुनकर मईज़ के तासुरात भीज गए और उसने गाड़ी स्टार्ट करके इंतहाई रैश अंदाज में ड्राइव करके मोमिना को 20 मिनट में घर पहुंचा दिया। घर आते ही वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई, जबकि मईज़ ने गुस्से में एक मुक्का स्टीयरिंग सीट पर मारा। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आखिर मोमिना मईज़ से क्यों नाराज़ है और क्या मईज़ उसे मना पाएगा, और मईज़ का आखिर क्या ऐसा काम है जिसके रिसर्च के लिए वो यहाँ यूनिवर्सिटी के लिए आया है। ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।